जय हिंद। यूपी स्पेशल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। केवल ये 10 ही नहीं होगा और सारे भी क्वेश्चन होंगे। यूपी स्पेशल का मतलब यूपी स्पेशल से हर एग्जाम, यूपी का जो भी एग्जाम होता है उससे पूछ लेता है, चाहे पीईटी हो, चाहे ये अभी यूपी पुलिस आएगा 2023 में, पता नहीं कब तक आएगा, जुलाई में भी आने वाला था, अगस्त भी बीत ही रहा है। और ये भी बताएंगे कि यूपी पुलिस जब हम क्लियर किए थे तो कितना पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, ये सभी बताएंगे, ताकि आप लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा कि अगर हमारे जैसा अगर इंसान निकाल सकता है तो आप लोग तो महारत हासिल किए हुए हैं पढ़ाई में, आप लोग भी निकाल सकते हैं, ये सब बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? कब हुआ था तो छोड़ दिया है, केवल गठन लिखा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। तो इससे पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? तो इससे पहले संयुक्त प्रांत था। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का विघटन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का विघटन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 2000 में 9 नवंबर है, ये नवंबर 2000 है। इस समय 3 राज्य टूटे थे, 3 प्रदेश टूटे थे। कौन? एक मध्य प्रदेश, एक अपना उत्तर प्रदेश और एक बिहार, 3 प्रदेश टूटे थे। तो 1 नवंबर को टूटा था मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 2000 को टूटा था मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश टूट के झारखंड छत्तीसगढ़ बना था। 1 नवंबर 2000 को टूटा तो मध्य प्रदेश टूटा तो छत्तीसगढ़ बना था। और फिर 9 नवंबर को अपना यूपी टूटा तो उत्तराखंड बना। और फिर 15 नवंबर को बिहार टूटा तो झारखंड बना था। 15 नवंबर को बिहार से झारखंड बना था। यानी कि नवंबर 2000 में 3 राज्य टूटे थे। कौन कौन? एक मध्य प्रदेश, दूसरा अपना यूपी और तीसरा बिहार। तीनों से टूटकर एक से बना था, मध्य प्रदेश से बना था छत्तीसगढ़, और बिहार से टूट के बना झारखंड, और अपने यूपी से टूटकर बना था उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जब हम 18 में दिए थे एग्जाम, यूपी 2018 का एग्जाम दिए थे, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि पहला विश्वविद्यालय कौन था, यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो ये इलाहाबाद, उस समय तो 18 में इलाहाबाद नाम था, इलाहाबाद दिया था एग्जाम में जो आया था, इसके जगह इलाहाबाद था। तो उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो ये तो प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज विश्वविद्यालय 1887 में बना था। कब बना था? 1887 में। इससे पहले 3 विश्वविद्यालय बने थे 1887 से पहले, जो 1857 में बना था 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ये 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 में बने थे। और चौथा ये विश्वविद्यालय अपनी यूपी का 1887 में बना था। और कहाँ बना था? कौन सा विश्वविद्यालय? प्रयागराज या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना था? अपना देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से उत्तर प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय कौन बना? मतलब उससे पहले तो ये तो था, लेकिन होता नया बनता है। तो आज़ादी जब मिला, भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद से पहला विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है। कौन सा ये? दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है 1957 में बना था। आज़ादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय बना था। अब ये नहीं कि पहला विश्वविद्यालय, पहला तो ये है, आज़ादी से पहले का भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, लेकिन जब अपना देश आज़ाद हो गया तब ये बना था दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर। ये आज़ादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय जो 1957 में बनाया गया था। प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई थी? तो प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा 1947 में हुई थी। और प्रथम राजकीय भाषा कौन है? हिंदी है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। दूसरा देख लेते हैं, द्वितीय राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई थी? द्वितीय राजकीय भाषा की घोषणा 1989 में हुई थी। और द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित जिले हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 जिले हैं जो दिल्ली से सटे जो जिले हैं, वो सब दिल्ली से सटे 8 जिले हैं जो वो एनसीआर में आते हैं। और हमारा जो गया था, अब बता ही देते हैं, हमारा जो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपी पुलिस का, वो गोंडा में गया था। तो एक जो होता है ना लड़कों में, अगर जैसे एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे यूपी पुलिस का, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप अगर 10 तारीख को, मान लीजिए 10 तारीख को बुलाया गया, तो आप 10 तारीख को 10 बजे बुलाया गया या 7 बजे बुलाया गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 7 बजे ही जाइए। आपका वो 10 तारीख पूरे दिन के लिए शिफ्ट बुक है, पूरे दिन के लिए बुक है। अगर 10 तारीख को आप 3 बजे भी जाते हैं, शाम को 3 बजे, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस में भी देख लिए हैं और आरपीएफ रेलवे पुलिस वाले में, दोनों में एग्जाम क्लियर किए थे, तो दोनों देख लिए हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होता है।
जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, जैसे एग्ज़ाम देते हैं हम लोग तो यहाँ जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं वहाँ सीट बुक रहता है, या आपको सुबह के शिफ्ट में आपका सीट बुक है, दोपहर के शिफ्ट में कोई और बैठेगा, शाम के शिफ्ट में कोई और बैठेगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है शिफ्ट नहीं बुक होता, पूरा दिन ही बुक रहता है। ये आप सुबह जाइए या दोपहर में जाइए या शाम तक पहुंचिए, मतलब ये होगा शाम को मतलब गेट बंद हो सकता है, लेकिन दोपहर तक भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 10-10 लड़कों को एक बार बुलाया जाता है। ये रेलवे पुलिस में भी हम देख लिए हैं और यूपी पुलिस में भी। और एक आदित्य रंजन सर करके हैं, एक आदित्य रंजन जो मैथ पढ़ाते हैं, वो भी मतलब एक बार उनका भी हम सुने थे, यूट्यूब पर देखे थे कि वो भी बता रहे थे कि उनको मुंबई बुलाया गया था, तो शायद लेट हो रहा था तो वो फ़्लाइट बुक करके गए, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उनको लगा कि ये क्या, हम तो दोपहर क्या शाम को भी आते तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वो भी बताए थे और हम अपना पर्सनली खुद बता रहे हैं। दोनों में यूपी पुलिस का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ और रेलवे का तो वहाँ हुआ था लखनऊ में, लखनऊ रेलवे स्टेडियम में हुआ था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है तो सुबह ही पहुँच जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश तथा एशिया का सबसे बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश और एशिया का मतलब इतना बड़ा गांव है कि उत्तर प्रदेश और भारत का तो छोड़िए, एशिया का सबसे बड़ा गांव है। ये कौन सा गांव है? गहमर। कौन सा गांव? गहमर गांव गाजीपुर में है। अपने गाजीपुर में एक मतलब अपना नहीं, मतलब मेरा जिला तो कोई और है, गहमर और गहमर है। कहाँ पे है ये? गाजीपुर में है। इतना बड़ा है कि एशिया का सबसे बड़ा गाँव है। और यहाँ के लोग अधिकतर, या इस गांव में अधिकतर सेना है, मतलब यहाँ के लोग हर घर में लगभग कोई ना कोई आर्मी में है। ऐसा माना जाता है कि ये जो गांव है, इस गांव के हर व्यक्ति, इस गांव का लगभग हर घर से कोई ना कोई सेना में है। अगला क्वेश्चन, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2008 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2008 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधानसभा और विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोनों का 1937 में गठन हुआ था। विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन 1937 में हुआ था। तो विधान परिषद आर्टिकल 170 है, विधान परिषद 169 है, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170 है। विधान आर्टिकल है, आर्टिकल 170 विधान परिषद विधानसभा हो गया, आर्टिकल 170 विधानसभा और आर्टिकल 169 विधान परिषद हो गया। तो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है उसमें 404 सीट है, जिसमें 403 सीटों पर चुनाव होता है और एक एग्लो इंडियन का मतलब नियुक्ति होता है। और विधान परिषद में 100 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? प्रयागराज है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ विधानसभा की सीट भी ज़्यादा है। 12 सीट है। कितने सीट है? 12 सीट है, यहाँ पे 12 सीट है। और सबसे अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती, ये सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। और अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़ है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़ है और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक पाए जाने वाली जनजाति थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? कितने देशों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश का एक ही विदेशी सीमा है, वो नेपाल से सटता है, बाकी और किसी देश से नहीं सटता है। चाइना से नहीं सटता है, क्योंकि चाइना तो उत्तराखंड से सटता है और उधर सिक्किम से सटता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं सटता है। तो नेपाल केवल है उत्तर प्रदेश का जो सीमा मतलब सटता है किसी विदेश से, तो वो नेपाल है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में संभाग या मंडलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। और फिर अच्छा जिला तो 75 है, ये तो पता ही होगा, लेकिन मंडलों की संख्या याद रखिएगा कि 18 मंडल है और जिला 75 है। उत्तर प्रदेश में बड़े मंडलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में बड़े मंडलों की संख्या 3 है। कलम ट्रिक है उसका, कलम याद करने का ट्रिक क्या है? कलम, यानी 6 जिले हैं। सबसे बड़े जो मंडल हैं उसमें 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ और मेरठ। इसका ट्रिक हो जाएगा क से क एक पहला अक्षर देख लीजिए, क ल म, यानी क से कानपुर, ल से लखनऊ, म से मेरठ। यानी इसका ट्रिक है कि सबसे बड़े संभाग वाले जिले कौन कौन से हैं? तो ट्रिक है उसका कलम, यानी कानपुर, लखनऊ और मेरठ, 6 जिले हैं।
अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटे मंडलों की संख्या कितनी है। तो सबसे छोटे मंडलों की संख्या 5 है, बड़े मंडलों की संख्या 3 है। ये भी याद रखिएगा कि सबसे बड़े मंडलों की संख्या 3 है और सबसे छोटे मंडलों की संख्या 5 है। और वो कौन कौन से मंडल है, तो आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी। इसका पहला अक्षर सबका देख लीजिए, आ ब स म झा, यानी कि अब समझा। इसका ट्रिक हो जाएगा कि अब समझा, यानी उत्तर प्रदेश के जो छोटे संभाग वाले ज़िले हैं कितने हैं, 5 है। तो उन 5 जिलों का नाम कैसे याद रखेंगे, 5 जिलों का नाम आसानी से याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है अब समझा, यानी कि अ से आजमगढ़, ब से बस्ती, स से सहारनपुर, ये छूट गया है मतलब पूर इसमें रहेगा, इसमें मिर्ज़ापुर रहेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा छोटा छोटा करके लिख दिए हैं। आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी। तो ये इसका ट्रिक हो जाएगा अब समझा। इसमें कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं, इन मंडलों में 3 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन है, तो प्रयागराज है। इसीलिए यहाँ पे जो सीट है विधानसभा की सीट है ज़्यादा है, सर्वाधिक जनसंख्या के वजह से ही यहाँ विधानसभा का सीट भी अधिक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला महोबा है। सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला महोबा है और इसलिए यहाँ पर विधानसभा सीट भी कम है। महोबा है, जनसंख्या कम है तो विधानसभा की सीट भी कम है। यहाँ भी जनसंख्या कम ही होगा चित्रकूट और श्रावस्ती में, इसलिए यहाँ पर विधानसभा की सीटें कम है। अगला क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। सबसे शिक्षित जिला भी है और ये देख लीजिए ये कारनामा करते हैं ये लोग सबसे शिक्षित होके। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली के सटे है। कम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो कानपुर है। सबसे कम 10 की वृद्धि कौन सा किस जिले में हुआ है, तो कानपुर है। यूपीपी के पढ़ाई के लिए मतलब यूपीपी जब आपको निकालना है तो उसके लिए हर रोज़ अंशाल्प लगाइए, हर रोज़ लगभग एक अंशाल्प लगाइए, या फिर अगर रोज़ नहीं लगा पाते हैं तो कम से कम एक दिन अंतर देख के एक अंशाल्प लगाइए। यूपीपी का कोई भी प्रैक्टिस सेट हो तो उसका प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, जैसे हम भी लगाते थे। हम रोज़ नहीं लगाते थे, एक दिन अंतर करके लगाते थे। और हम तो वैसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन हम मूवी देखा करते थे, अधिकतर मूवी देखते थे, यानी कि हफ्ता में 2 मूवी हम जरूर देखा करते थे, एक रविवार के दिन, एक बाकी किसी दिन में, बुध को या मंगल बुध बृहस्पति कभी भी एक देख लेते थे। तो वैसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग भी देखिएगा, लेकिन ये थोड़ा ये होता है कि मूड फ्रेश रहेगा, किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा, तो आराम से बस पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। कम से कम एक दिन अंतर दे के, मतलब आज लगाए तो कल नहीं लगाए, फिर परसों लगाए, एक दिन अंतर दे के प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। बाकी जो भी नोट्स है उसको पढ़ते रहिए। और ज़रूरी नहीं है कि 12 घंटा ही पढ़ेंगे, 6 घंटा, हम तो 6-7 घंटा पढ़ते थे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाई करते थे। आप लोग भी उतना ही पढ़ेंगे, उतना बहुत होता है। लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि 12 घंटा पढ़िए, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। 8 घंटा भी चलो सही है, लेकिन 12 घंटा 15 घंटा पढ़ने का मतलब ये होगा कि बाद में दिक्कत हो जाएगा, स्पाइन में दिक्कत हो जाएगा, पैर वगैरह में दिक्कत हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है इतना देर तक बैठना, थोड़ा कम ही पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़ा कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। यूपीपी पुलिस जो आने वाला है उस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे चौड़ी नदी घाघरा नदी है, जिसको सरयू भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे चौड़ी नदी घाघरा है, जिसको सरयू भी कहा जाता है। अच्छा, विश्व का सबसे लंबा नदी, मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है विश्व की, तो वो अमेजन है, ये भी याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाएगी, और उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम किस जिले में होता है, तो गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत में होता है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत में होता है, पीलीभीत जिले से होता है। गौर झील कहाँ पर स्थित है, गौर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये रामनगर में है, रामनगर जिला है, वहाँ पे गौर झील स्थित है। कहाँ पे है, तो गौर झील रामनगर में स्थित है। सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर में है। सबसे अधिक का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि अंतर ज़्यादा है, यानी कि लड़कियों का संख्या प्रत्येक 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या जितने नज़दीक आएगा यानी सर्वाधिक हो जाएगा। यानी कि जौनपुर में ये 1000 लड़कों पे 1024 लड़कियां हैं, यानी कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। और अपने जो पूर्वांचल है वहाँ पे जौनपुर में 1024 है, देवरिया में 1019 है, और फिर एक आजमगढ़ है, वहाँ पे नहीं, देवरिया में 1017 है, और जो आजमगढ़ में 1019 है, और फिर प्रतापगढ़ है तो 998 है। यानी कि पूर्वांचल का कुछ ज़िला है जो लिंगानुपात मैनेज किए हुए हैं,
नहीं तो ये देखिए महानुभाव गौतम बुद्ध नगर को सबसे ज़्यादा अनुपात मतलब सबसे ज़्यादा अंतर यहीं पे है, अनुपात नहीं सबसे कम अनुपात बोलिए, यानी कि लड़कियों की संख्या कम है, 1000 में लड़कियों की संख्या ज़्यादा ही कम है, 851 के आसपास है, इतना कम है। और सबसे 10 की वृद्धि यही महानुभाव करते हैं गौतम बुद्ध नगर, और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी है, सबसे ज़्यादा शिक्षा इन्हीं के पास है, मतलब इस जिला के लोग जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित है। और सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि भी होती है, जनसंख्या वृद्धि भी यही करते हैं लगभग 50-49%, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी है। पता नहीं किस प्रकार का शिक्षा पाते हैं ये लोग। और अगला देख लेते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। और अगर पूछ दे भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 लोग हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले। तो सबसे अधिक शिक्षित जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, अभी बताया है, यहाँ बताया ही है। सबसे अधिक जनसंख्या में नहीं, मतलब सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर है, अभी कानपुर तो सही है, कम से कम महिलाओं को पढ़ाने पर तो ध्यान देता है। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, अगला क्वेश्चन जैसे है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये श्रावस्ती है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है, सबसे अधिक ग्रामीण, जो आबादी भी ज़्यादा है प्रयागराज की, सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या वही है प्रयागराज जिला का ही है। तो सबसे अधिक आबादी ग्रामीण आबादी भी प्रयागराज जिला का ही है। और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है, सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, यानी शहरी क्षेत्र ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर में।